नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अभी जो अपलोड किया हुआ है हमने कुछ एक्ट, वो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसमें कुछ कमी है, यदि आपको लग रहा है थोड़ी बेहतर तरीके से आपको और समझ में नहीं आ रहा है या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। हमने 9th यूनिट से स्टार्ट की हुई है क्योंकि क्या होता है, ये ऐसी यूनिट है जिसमें मोस्टली क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। तो हमने प्रयास किया है कि 9th यूनिट इस मंथ पूरा ख़त्म करेंगे, और जैसे ही ख़त्म करेंगे तो प्रयास करेंगे सभी का हम पीडीएफ आपको भेज दें। और फिर अगले एक हफ्ते बाद 10वीं यूनिट ऐसे ही प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स टाइम पे ख़त्म हो जाए। सितंबर में प्रयास हमारा रहेगा कि 5 से 6 यूनिट कम से कम आपकी पूरी हो जाएं। आगे हम लाइव क्लासेस भी लेंगे जिसमें एमसीक्यूज़ वगैरह भी होगा, पीडीएफ जैसे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या जो भी चीज़ें हैं आप लोग सीधा इंटरेक्ट कर पाएंगे, उससे आप लोग को थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो आज हम लोग का विषय है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एक्चुअली ये अधिनियम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा क्योंकि यह पहले एमपीपीएससी के सिलेबस में, प्री के सिलेबस में रह चुका है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। तो इससे थोड़ा सा हल्का डीपली क्वेश्चन पूछने की संभावना आयोग की तरफ से ज़्यादा हमें लगती है। इसलिए थोड़ा सा हमने प्रयास किया है कि इसमें थोड़ा सा गहराई तक जाएं, जिससे आपको मोस्टली हर एक टॉपिक के बारे में पता हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसके एमसीक्यूज़ भी हम लोग लगाएंगे। बीच बीच में हम लोग एमसीक्यूज़ लगाते रहा करेंगे। फ़िलहाल एक बार हमारा प्रयास है कि ये पूरी 9th यूनिट किसी तरह ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग 10-10, 15-15 क्वेश्चंस लाइव आकर इसी तरह से ही प्रयास करेंगे कि होते रहे, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हमने जो पढ़ा हुआ है कितना सही है कितना गलत है, या कुछ नए क्वेश्चंस यदि इंक्लूड होंगे तो वो भी हम एमसीक्यूज़ में डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो SC/ST एक्ट है 1989, एक्चुअली ये 1989 एक्ट बनाया क्यों गया है? जो SC और ST हमारे देश में हैं वो चूँकि नीचे तबके की जाति है, और इस कारण से उसमें अत्याचार बहुत प्राचीन काल से होते चले आ रहे हैं। चूँकि भारत स्वतंत्र हो गया है, खुद का संविधान है, इसी सरकार ने उसमें कुछ ऐसे नियम और अधिनियम बनाने के लिए प्रयास किया जिससे उनके उन्नति शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से वो उन्नत हो सके। इसी के आधार पर एक SC/ST एक्ट आया 1989 में, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। इसमें 2 संशोधन हुए हैं। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि संशोधन कब कब हुए हैं, 2015, 2018, 2020, 2011। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 संशोधन हुए हैं, या पूछ सकता है कितने संशोधन हो चुके हैं, तो आप 2 को आंसर दे सकते हैं। इसमें कुल सूचीबद्ध अपराध 22 हैं। अपराध कितने हैं? टोटल 22 इसमें बताए गए हैं, जिसमें अपराध क्या है? गैर जमानतीय, संज्ञेय व अशमनीय है। इन शब्दों को याद रखिएगा। अब आगे ये देखें कि यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 40वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। इसमें कुल 5 अध्याय और धाराएं 23 हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ये पूछता है कि कुल कितने अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं। और जो धारा 23 है, उस 23 धारा के आधार पर ही क्या किया है भारत देश ने, ये जो SC/ST एक्ट है उसमें उसका नियम बनाए हैं 1995 धारा 23 का उपयोग करते हुए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक। अध्याय 1, इसका नाम प्रारंभिक है। इसमें 1 से 2 धाराएं दी हुई हैं। इसमें एक में जो पहली धारा दी हुई है उसमें धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ किसके बारे में? इस एक्ट के बारे में कहा गया है। इसका नाम तो क्लियर हो गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 है, और ये पूरे भारत में लागू होगा। पहले यह लागू नहीं था। क्यों लागू नहीं था? क्योंकि इसलिए लागू नहीं था, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, तो उसमें सभी नियम लागू नहीं होते थे। लेकिन जस्ट 2 साल पहले ऐसा हुआ कि उस को हटा दिया गया। इससे जितने भी नियम अब देश के सब भागों में लगते हैं वो भी जम्मू कश्मीर में लगेंगे। यह 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ, 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। पारित कब हुआ? 11 सितंबर 1989, और लागू कब हुआ? 30 जनवरी 1990। ये पहली धारा है।
अब धारा 2 में आते हैं, परिभाषाएं। जितने भी शब्द उपयोग हुए हैं इस पूरे अधिनियम में, चाहे वो अत्याचार हो, संहिता हो, आश्रित हो, आर्थिक बहिष्कार हो, इन शब्द शब्द जो अर्थ हैं उन अर्थ के बारे में ही धारा 2 में दिया गया है। तो मतलब जो पहली धारा और दूसरी धारा, इन दोनों का जो मिश्रण है वो पहले अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? पहला अध्याय, दो धाराएं। पहला अध्याय प्रारंभिक नाम विस्तार कब बना, इसका पारित कब हुआ, ये सब दिया हुआ है धारा अध्याय 1 में, सॉरी अध्याय 2 में। जब आपको नहीं समझ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस आपकी हो या कुछ और नया चाहते हो आप लोग, या आपके हिसाब से कुछ नई चीज़ लग रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं आप। अध्याय 2 क्या है? अत्याचार के अपराध। अब जो अत्याचार होंगे वो अपराध किस तरह के हैं, किस प्रकृति के हैं, कितने दंड मिलेगा, क्या होगा, इसके बारे में ये चर्चा हम लोग दिए हैं। वो धारा 3 से लेकर धारा 9 तक है। देखिए ध्यान से, तो धारा 3 को दो भागों में बांटा गया है, धारा 3(1) और धारा 3(2). जो धारा 3(1) है, उस धारा 3(1) में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि जो SC ST व्यक्ति है, उस SC ST व्यक्ति पर कोई गैर SC ST व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो यह इस श्रेणी में आएगा। और दूसरी चीज़, ये प्रत्यक्ष रूप से यदि अपराध होता है तो उस अपराध को 3(1) की धारा में आएगा। जैसे किसी को ज़बरदस्ती कुछ खिलाया, खाना पीना खिलाया, गंदी चीज़ें, घृणाजनक पदार्थ हैं, उसके घर के सामने कोई चीज़ें फेंक दी, उसको अपमानित किया, उसको अपशब्द कहे, उसको गाली गलौज दिया, ये सब चीज़ें आती हैं SC की धारा 3(1) में, जिसमें उसको अपमानित करना, चाहे वो अपमान शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ये सब आएगा 3(1) में। क्लियर हुआ आपको? अब यदि इस प्रकार की प्रकृति है तो इस प्रकार की प्रकृति में क्या होगा? इस प्रकार की प्रकृति का अपराध है तो इसमें कम से कम 6 महीना और अधिकतम 5 वर्षों का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लियर हुआ? धारा 3(1) इसमें क्या है? धारा 3(1) में ये है, प्रत्यक्ष रूप से कोई अपराध होता है SC ST के साथ और गैर SC ST व्यक्ति करता है, तो चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या उसके शारीरिक हो, मानसिक हो, इस तरह का यदि अपराध कोई करता है तो उसको कम से कम 6 महीना और अधिकतम 5 वर्षों की सज़ा, कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा 3(1) के तहत है। अब हम धारा 3(2) में आते हैं। इसमें क्या है? यदि कोई अपराध कर रहा है, उस अपराध है सही नहीं सही है, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति झूठी गवाही दे दिया कि नहीं नहीं इसने ऐसा किया हुआ है, और झूठी गवाही दे दिया, झूठी गवाही देने के बाद उसको सज़ा हो गई, मृत्युदंड की सज़ा हो गई, मृत्युदंड मिला नहीं, यदि सज़ा हो गई और बाद में चला मालूम कि यह गवाही झूठी थी, तो क्या करेंगे? उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा जिसने गवाही दी है। और यदि ये होगा कि मृत्युदंड सज़ा दी गई है, सज़ा मिली है और मृत्युदंड उसको मिल गया है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है उस दंड के कारण, तो उस कंडीशन में जो गवाही दी है और झूठी गवाही दी है उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? धारा 3(2) में मतलब प्रत्यक्ष रूप से की जगह अप्रत्यक्ष रूप में यदि कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा इसमें निर्धारित की गई है। सेम वही है, 7 वर्ष की सज़ा पाने वाले में झूठी गवाही देने पर कम से कम 6 महीने से 7 वर्ष या उससे अधिक सज़ा तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेम अग्नि विस्फोटक से जानकर, मतलब कोई बम फेंकता है, जलाता है या संपत्ति नष्ट करता है, उसमें भी आजीवन कारावास और जुर्माने की बात है। इसमें भी IPC की धारा जो है 10 वर्ष से अधिक सज़ा के प्रावधान वाले अपराध में भी सेम यही स्थिति है कि यदि ऐसा जैसी अपराध सामने वाले को मिलता है और झूठी गवाही देता है या ऐसी स्थिति होती है तो दूसरे को भी सेम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जानबूझकर कोई काम करता है तो भी उसको दंड मिलेगा। और इस अध्याय के अधीन कोई भी अपराधी को बचाने की दृष्टि से कोई छोटे सबूत गवाही देने पर अपराधी के गवाही देगा तो उसको भी अपराधी के बराबर ही दंड दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अब उसमें क्या है, यदि ये लोक सेवक है, मतलब कोई अधिकारी है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई ऐसा है और वो ऐसा कृत्य करता है तो उसकी सज़ा कम से कम 1 वर्ष है।
और अधिकतम क्या है, उस अपराध के बराबर। यदि अपराध जो ऊपर उपरोक्त पढ़ा है हम लोगों ने उसके बराबर दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम 1 ईयर है। ठीक है। अब धारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम धारा 4 में आते हैं। धारा 4 में क्या है, कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड से तात्पर्य है, मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसको उसका कर्तव्य है कि एफआईआर दर्ज करना है, नहीं कर रहा है। एफआईआर दर्ज करके सामने वाला अनपढ़ है, उसको पता नहीं, उसको पढ़ के नहीं सुना रहा है, उसको बता नहीं रहा है। मान लीजिए कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, मतलब जो उसके कर्तव्य निर्धारित हैं उस कर्तव्य के आधार पर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसको कम से कम 6 महीना और अधिकतम 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। क्लियर हुआ आप लोग को? कम से कम 6 महीना, अधिकतम 1 वर्ष। धारा 5 में क्या है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड। पश्चातवर्ती क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया और वो अपराध से किसी प्रकार से जमानत या सजा के बाद वापस आ गया, फिर उसने दोबारा अपराध किया। जब दोबारा अपराध करता है तो वो कहलाएगा पश्चातवर्ती दोष। उसका यदि और वो सिद्ध हो गया कि हाँ इसने दोबारा भी अपराध किया है, तो उसमें कम से कम 6 महीना नहीं आएगी सज़ा, अब आएगी कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम जो अपराध उसने किया हुआ है, चाहे जो भी अपराध किया होगा। क्लियर हो गया आपको? पश्चातवर्ती शब्द समझ में आ गया ना, कि जब दोबारा उसी तरह इसी वही अपराध करता है एक अपराध करने के पश्चात, तो पश्चातवर्ती अपराध कहलाएगा। अब धारा 6 में क्या है, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के कतिपय उपबंधों का लागू होना। मतलब यदि कोई अपराध होता है, जितने भी आईपीसी के प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस इसमें लागू होंगे, धारा 6 में कहा गया है। अब धारा 7 क्या है, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापहरण। मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपराध कर रहा है, अपराध किया हुआ है और जमानत पे है या पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसकी संपत्ति को जब्त करना, कुर्क करना, उसका भी जो ये सरकार या विशेष न्यायालय इस प्रकार के स्वतंत्र का आदेश दे सकती है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है न्यायालय। यदि उसको लगता है तो वो कुर्क भी कर सकती है, उसकी ज़मीन को अ, अपने पास ले सकती है, जमानत के तौर पर रख सकती है, या जो भी न्यायालय उचित समझेगी वो ऐसा कर सकती है, धारा 7 के अनुसार। धारा 8 क्या है, अपराधियों के बारे में उपधारणा। उपधारणा मतलब यदि अपराधी की आर्थिक सहायता की जाए तो न्यायालय सहायता करने वालों को भी दोषी मानने के लिए स्वतंत्र है। मतलब यदि मान लो जो किसी ने अपराध किया है, अपराध करने के बाद उसको पैसे की आवश्यकता है, या किसी को किसी प्रकार प्रलोभन देना चाहता है या पैसा व्यवस्था करना चाहता है और किसी ने व्यवस्था की, वो अपराधी नहीं है, लेकिन यदि न्यायालय को चलता है मालूम तो वह स्वतंत्र है, उसको भी अपराधी घोषित कर सकती है। ठीक है। चलिए धारा 9 में आते हैं हम लोग। धारा 9 क्या है, शक्तियों का प्रदाय किया जाना। मतलब राज्य सरकार क्या करती है, जो बहुत पुलिस अधिकारी हैं उन पुलिस अधिकारियों को विशेष जांच के लिए एक विशेष शक्ति दे सकती है कि आप ये सब काम दूसरे छोड़ के आप विशेष रूप से ये जो भी उनको दिया जाएगा, यदि उसके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करते हैं तो सरकार उनको विशेष पावर भी देगी। ठीक है, धारा 9 हो गया। अब हम अध्याय 1 पढ़ चुके हैं, अध्याय 2 पढ़ चुके हैं, अब अध्याय 3 में आते हैं। कितने अध्याय हैं पता है आप लोग को? 5 अध्याय हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़ लिए और तीसरा अध्याय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, निष्कासन। ये धारा 10 से लेकर धारा 13 तक है। 10, 11, 12, 13 मतलब कुल कितनी धाराएं हैं? 4 धाराएं हैं। क्लियर हुआ? अब धारा 10 में क्या है, धारा 10 में है, जिस व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र में अपराध किए जाने की संभावना है, उसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए उसी स्थान से हट जाने का आदेश विशेष न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। मतलब यदि न्यायालय को लगता है कि ये अपराध कर सकता है तो उसको उस जगह से, उस क्षेत्र से 3 वर्ष के लिए दूर भेजा जाएगा। ये न्यायालय अपने आदेश में ऐसा कर सकता है। ठीक है। धारा 11 क्या है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, हम नहीं हटेंगे, आप क्या कर लीजिएगा। ठीक है। या 3 साल के लिए भेजा अधिकतम, या भी 2 साल के लिए भेजा, लेकिन उसके पहले ही वो उस अवधि के पहले ही आ गया, तो ऐसा क्या होगा, तो इस कंडीशन में
धारा 11 है कि न्यायालय को ये अधिकार है, न्यायालय को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि उसके लिए वह बलपूर्वक भी इस आदेश को मनवा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? धारा 12 में क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध धारा 10 क्या है? जिसकी धारा 10 मतलब ये है कि उस व्यक्ति को बाहर, उस क्षेत्र से बाहर यदि संभावना हो रही है तो उस धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया हो, उसका माप फोटो लेना। मतलब यदि व्यक्ति कौन है, उसकी फ़ोटो कितनी है, वह कितनी हाइट का है, क्या है, ये सब चीज़ें व्यवस्था करना, ये धारा 12 में। और नहीं देगा, ज़बरदस्ती लेना है। और यदि अवधि समाप्त हो गई, मतलब मान लीजिए वो 2 साल पूरा कर लिया उसने, या सरकार ने किसी कारण, जो न्यायालय ने उसको 2 साल की जगह 1 साल कर दिया, या जो भी अवधि है, तो उस अवधि के पूरे होने के बाद जो फ़ोटो ली गई है या नेगेटिव ली गई है, उसको उस व्यक्ति के पास उसको दे दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? फ़ोटो ली गई है अपराधी की, उस फ़ोटो को भी नष्ट करने का पावर है इनके पास। यदि वो अपराध ख़त्म हो गया हो, अपराध की अवधि ख़त्म हो गई, या उसकी सज़ा की अवधि ख़त्म हो गई हो, तो उस व्यक्ति को सौंप देंगे या उसको नष्ट कर देंगे। धारा 13 में क्या है? मान लो ये सब करते हैं, और ये सब करने पर न्यायालय की अवज्ञा कर रहे हैं, नहीं हम फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो तो क्या होगा? न्यायालय की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक के कारावास। तुम नहीं बाहर जा रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो तुम जेल में जाओ। न्यायालय के पास ऐसा पावर होता है। ठीक है, तो ये धारा, जो अध्याय 3 थे, 3 में 4 धाराएं थी, इसमें से ये 13 धारा लास्ट है। अब चौथे में आते हैं, अध्याय 4, विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय क्या है? आपको पता है न्यायालयों में क्या होता है, जब भी कोई केस पड़ता है, कोई 10 साल, 5 साल, 20 साल ऐसे चलता रहता है, और उसमें समय कब उसका फैसला होगा किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि इतना बोझ है हमारे यहाँ, जो देश में इतने ज़्यादा न्यायालय नहीं है, न्यायाधीश नहीं हैं कि वह जल्दी से जल्दी केस को निपटा सकें। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि इस प्रकृति का केस आता है, तो उसमें क्या होगा? विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी धारा 14 में। और सरकार क्या करेगी? राजपत्र में प्रकाशित करेगी, उसके माध्यम से विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी, और प्रयास करेगी कि ऐसे न्यायालय जो होंगे स्थापना करे, और उस न्यायालय 2 महीने के अंदर ऐसे मामलों को निपटा सके। 14 का धारा की 14 की एक उपधारा है 14 का, उसमें अपील। यदि कोई विशेष न्यायालय के निर्णय से, मान लो किसी किसी को जमानत मिल गई, तो जो अब जिसमें अपराध हुआ है जिसके प्रति, तो वो उसको नहीं संतुष्टि हो रही, बाद में कुछ आशंका है, तो वो जा सकता है 90 दिन के भीतर कि भाई इसकी जमानत रद्द की जाए, या जिसको जमानत नहीं मिली है उसके विरुद्ध वो जा सकता है उस न्यायालय के प्रति। तो ये 90 दिन की अवधि में अपील की जाएगी उससे उच्च न्यायालय, मतलब बड़े जो वहाँ का उस एरिया का उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। धारा 15 में क्या है? विशेष लोक अभियोजक। इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्सर ये 2 पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विशेष न्यायालय की चर्चा किस में की गई है? धारा 14 में। विशेष लोक अभियोजक मतलब एक गवर्नमेंट के वकील, सीधा सा आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट के जो वकील हैं वो, उसकी चर्चा किस में की गई है? धारा 15 में। और इनके लिए कंडीशन है कि कम से कम 7 वर्ष तक का इनमें अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम वकील स्टार्ट किए हैं और हम जाके वहाँ बन गए, नहीं। तो उसमें क्या है? कम से कम आपको 7 वर्ष ऐसा अनुभव होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग आते हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5 में मिसलिनियस, मतलब जो बाकी में चर्चा की गई है उसके अलावा कुछ और बचा हुआ है, तो हम धारा 16 से लेकर 23 में प्रकीर्णन में अलग अलग में आते हैं। जो कुछ अलग अलग विषय दिए हों उसको सब इकट्ठा करके हम लोग धारा 5 में आ गए। इसमें क्या है? धारा 16 क्या है? राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना। ये प्रश्न एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है कि सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति किसके पास है? वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। धारा 17, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। विधि और व्यवस्था तंत्र, तो उसमें क्या होगा? यदि ऐसा कोई प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस में क्या होगा? कम से कम जो प्रोसेस करेगा, जो अधिकारी आएगा, उसकी रैंक क्या होनी चाहिए? कम से कम
उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी ही इसमें क्या करेंगे, उसमें निवारक कार्यवाही और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए मिनिमम ये नहीं कि इससे कम लेवल का कोई भी अधिकारी पहुंच या अधिकारी या सिपाही पहुंच गया, नहीं, उसमें लिखा है कम से कम उप पुलिस अधीक्षक के स्तर वाले अधिकारियों के माध्यम से ही ऐसा होगा। ये भी प्रश्न आ चुका है बीपीएससी प्री में कि स्तर पूछा था उसने, तो इसमें स्तर क्या है, उप पुलिस अधीक्षक के स्तर से कम नहीं होना चाहिए। धारा 18 में क्या है, धारा 18 में सीधा साधी है अग्रिम जमानत, मतलब इस तरह का अपराध होगा तो इसमें किसी प्रकार का अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, नहीं मान्य है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, इसको आप जब भी देखा करिए, आप वीडियो किसी का भी देखिए, हमारा देखिए, किसी और का देखिए, एक छोटी सी कॉपी नोटबुक रखे रहिए, उसमें एक शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट, जो आपको बुलेट पॉइंट लगते हैं उसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि जो बेस्ट नोट्स होते हैं वो खुद के होते हैं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये अभी के लिए, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, क्लास में बैठिए, कोचिंग में बैठिए, वीडियो देखिए या कोई बुक पढ़िए, उसमें खुद के शॉर्ट नोट बनाएंगे ना, वो सबसे बेहतर है। वो हमेशा देखिए, जितने भी सक्सेस आपने देखे होंगे लोग होते हैं, उनके खुद के ही नोट्स होते हैं, उसके आधार पर ही वो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। धारा 19 में क्या है, धारा 19 में क्या है, जो संहिता की धारा 360 के उपबंध हैं वो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो दोषी हों पर लागू नहीं होंगे। एक अधिनियम है उस आईपीसी का, उस धारा में क्या होगा, 360 ऐसा उपबंध होगा जिसमें क्या होगा, अपराधी की परिवीक्षा वगैरह एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या है, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो दोषी हो पर लागू नहीं होंगे। ये धारा 19 है। धारा 20 में क्या है, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। यदि मान लीजिए कोई ऐसा अधिनियम है, किसी को अग्रिम जमानत का प्रावधान किसी अन्य विधि में है, किसी और तरीके से है, तो बोले नहीं नहीं हम इस तरीके से कर सकते हैं, या उस किताब में लिखा हुआ है, या तो इसमें साफ लिखा है कि अधिनियम की अन्य विधियों पर, मतलब यदि और अधिनियम होगा तो वो अध्यारोही, मतलब उससे बढ़ेगा ही, मतलब कहने का मतलब कि इस अधिनियम को लागू होना प्राइमरी है, प्राथमिकता है। धारा 21 क्या है, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु सरकार के कर्तव्य। ये अधिनियम बेहतर हो, लोग पहुंच सकें, तो प्रचार प्रसार करना, जो पीड़ित है उसको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देना, उसकी व्यवस्था करना, ये सब दायित्व किसका होगा, ये होगा राज्य सरकार का। और ये कितना प्रभावी है, लोगों के मन में विश्वास आ जाए कि हाँ ये वास्तव में नियम बना है, सरकार ऐसा करती है, तो इसका भी ध्यान रखना है किसको, सरकार को। धारा 22 में क्या है, यदि कोई सरकार किसी सद्भावना पूर्वक, मतलब एक अच्छे मोटो से, एक अच्छे प्रयास से काम करती है, उस काम करने पर थोड़ा सा एससी एसटी वाले लोगों को नेगेटिविटी लगती है, तो उस प्रकार के किसी भी अपराध में राज्य सरकार को पहले से बचाव है कि यदि सद्भावना पूर्वक कोई कार्यवाही करती है राज्य सरकार, तो उसको इस तरह के कोई अधिनियम में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 23 क्या है, इस अधिनियम के संचालन और संरक्षण हेतु नियम बनाने की अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। मान लो कोई इसमें प्लस करना है, कुछ घटाना है, कुछ बेहतर करना है, इन सब के लिए क्या होगा, जो भी होगा वो सरकार इसमें नियम बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक है, एक संशोधन हुआ था इसमें 2018 में, उसमें स्पेशल क्या था कि पहले ये था कि मंजूरी लेनी पड़ेगी, बिना मंजूरी के वो एफआईआर नहीं कर सकते, ये सब बहुत बाद में बहुत विवाद हुआ था। तो फाइनली क्या हुआ कि एफआईआर होगा तो पहले जांच आवश्यक नहीं है और किसी भी अधिकारी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। उप पुलिस अधीक्षक के रैंक तक का प्रारंभिक जांच का, मतलब एक अधिकारी ही जाएगा वहाँ जांच करेगा, ये संशोधन है। तो ये पूरा आपका SC/ST कंप्लीट हो गया एक्ट, और प्रयास करेंगे कि इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो एक्ट है वो भी हम आपको आज प्रोवाइड कर दें। और प्रयास करिएगा प्लीज़, इसको रिवीजन करते जाइएगा। जैसे ही यह 9th यूनिट होगी, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके पूरे नोट्स हम आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दें। ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िए, कुछ भी लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि आप बेहतर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इसलिए।